पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए डीसी जनरेटर चैप्टर से ये क्वेश्चन कवर किया गया है, जिसका मैंने 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी ऑप्शन है ओम के नियम पर, सी ऑप्शन है लेंज के नियम पर, डी ऑप्शन है किरचॉफ के नियम पर। तो साथियों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका कहना ये होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, जब किसी परिपथबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो एक विद्युत वाहक बल, जिसको हम इंग्लिश में ईएमएफ बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पैदा होता है। और यही घटना जो होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का यहाँ पर कहलाती है। और ऑप्शन में यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिल रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत चुम्बकीय बल की आवृत्ति निर्भर करती है। ए ऑप्शन गति पर, बी ऑप्शन ध्रुवों की संख्या पर, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनित्र द्वारा जो पैदा किया गया विद्युत चुम्बकीय बल होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के यदि सूत्र की बात करें, तो ये जो होता है एफ बराबर एन एस पी अपान 150 से होता है। कितना होता है? 150 होता है, जो कि हर्ट्ज में होता है। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत चुम्बकीय बल की आवृत्ति निर्भर करती है। ये निर्भर करती है साथियों किस चीज पर? ये गति पर निर्भर करती है और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पे? तो आइए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको यहाँ पर आवृत्ति बोला जाता है हिंदी में, ये किस पे निर्भर करे? यहाँ पर देखिए, ये आपका एनएस है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवों की संख्या। और ये जो है यहाँ पर साथियों, यहाँ पर पोलो की, सॉरी, ये जो पी है ये आपका पोलो की संख्या है, और ये जो आपका एनएस है ये आपकी क्या है? इसकी यहाँ पर गति है। तो यहाँ पर ये दो चीजों पर निर्भर करती है, गति पर और ध्रुवों की संख्या पर। इसलिए साथियों, हम यहाँ पर मारेंगे ए व बी दोनों, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जहाँ साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर में दिक परिवर्तक का एक मात्र कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्य क्या हो सकता है? जैसे कि ए ऑप्शन है निर्गत वोल्टेज में वृद्धि करना, बी ऑप्शन ब्रशों की चिंगारी में कमी करना, सी ऑप्शन निर्गत होना, डी ऑप्शन प्रेरित चुंबकीय बल को दिष्ट धारा में बदलना। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, दिष्ट धारा जनित अर्थात डीसी जनरेटर में जो दिक परिवर्तक होता है, उसका एक ही कार्य होता है, वो होता है प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। इसका मात्र एक ही कार्य होता है। और इसमें यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र में दिक परिवर्तक का एक कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है साथियों प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज भारित दिशा में, खाली स्थान यहाँ पर आगे है, और यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए थोड़ा सा बढ़ता है, बी ऑप्शन तेजी से बढ़ता है, और यहाँ पर दिया गया सदैव समान रहता है, और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए थोड़ा सा घटता है। देखिए, ईएमएफ का यदि आपको सूत्र मालूम है, तो उस पर आप क्या करेंगे, इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ईएमएफ का सूत्र होता है
एन फाई जी पी अपान 60 ये होता है। तो साथियों ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू फाई का हो जाता है और प्रोपोर्शनल टू आपका फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। तो आई जो होता है साथियों आई प्रोपोर्शनल भार पर हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी शंट जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो भार के साथ सदा मतलब कि हमेशा क्या करता है वो समान रहता है। लेकिन भार का मान जैसे ही बढ़ेगा या मतलब मान लीजिए थोड़ा भी बढ़ता है तो उस समय क्या होगा साथियों, उस समय ये घट जाता है। तो इसका प्रमुख जो कारण होता है वो आर्मेचर की प्रक्रिया ही होती है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया कि थोड़ा-सा घट जाता है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि डीसी शंट जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है भारित दिशा में थोड़ा-सा घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र में क्रांतिक प्रतिरोध किसके प्रतिरोध के संबंध रखता है या रखती है। ए ऑप्शन ब्रश की या क्षेत्र की या आर्मेचर की या भार की। देखिए साथियों दिष्ट धारा जनित्र में जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो क्षेत्र प्रतिरोध जिसको हम फील्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं इससे संबंध रखता है। और क्षेत्र प्रतिरोध का जो मान होता है वो हमेशा क्षेत्र वाइंडिंग के क्रांतिक जो प्रतिरोध होता है उससे कम होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमको सही ऑप्शन में देखने को मिल जाता है क्षेत्र, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इससे ये आपका क्या करता है संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 16 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र की आवृत्ति क्या होगी जब उसके पोलों की संख्या 8 तथा उसकी गति 750 आरपीएम है। इस सवाल को लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या-क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जनित्र की आवृत्ति क्या होगी, मतलब कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमसे क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब पोलों की संख्या 8 है, मतलब कि पी की संख्या हमको कितना दे दिया गया, 8 दे दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उसकी गति मतलब कि यहाँ पर एनएस यहाँ पर हमको दे दिया गया है, या आप इसको एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन का मान कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर साथियों एन का मान दे दिया गया 750 आरपीएम। अब हमारा सूत्र क्या क्रिएट होता है, एफ पी और एन हमको मिल गया। तो हमारा सूत्र ये होता है साथियों, एफ बराबर एन पी अपान 120। ये हमारा सूत्र क्रिएट होता है। तो हम इसी पे रख देंगे। एन का मान हमारा कितना आया था, तो ये 750 यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 750 दिया गया है और पी का मान पोलो की संख्या 8 दिया गया है। तो हम 750 गुणे 8 यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर 120 यहाँ पर सूत्र में दिया गया है। तो यहाँ पर 120 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कटने लायक है उसको कटा दीजिए। तो यहाँ पर शून्य से शून्य आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा साथियों कितना, ये आपका 50 हर्ट्ज आ जाएगा। इसको निकाल के देखिएगा 50 हर्ट्ज ही आना चाहिए। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 17 को, जहां क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि एक दिष्ट जनित्र की क्षमता 2 किलोवाट 200 वोल्ट है, यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है। इसको भी लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें दिया किया गया है। तो इसमें साथियों यहाँ पर कह रहा है कि एक दिष्ट जनित की क्षमता, क्षमता मतलब कि पावर की बात किया जा रहा है। तो पावर कितना दे दिया गया, पावर को हम पी से इंडिकेट करते हैं। तो पी का मान यहाँ पर दे दिया गया 2 किलो वाट दिया गया, ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे आप 1000 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे आप 1000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि 200 वोल्ट, मतलब कि भी का मान कितना दे दिया गया है, तो भी का मान दे दिया गया 200 वोल्ट। और आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह भार धारा का कितना सप्लाई देगा, मतलब कि आई का मान यहाँ पर क्या कह रहा है, आई का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और साथियों यहाँ पर सप्लाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर धारा का मान यहाँ पर भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम एम्पियर भी यहाँ पर निकालेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए धारा का मान हमको निकालना है। अब हमारा यहाँ पर क्या क्या सूत्र बना है, पी और यहाँ पर भी और आई बन रहा है। तो हमारा एक सूत्र होता है पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई। तो हम इसी सूत्र पर रखेंगे। तो पी बराबर वी आई, तो P का मान हमको कितना मालूम है साथियों, तो देखिए P का मान हमारा यहाँ पर दिया गया था, पावर का मान मैंने आपको अभी बताया 2 गुणे 1000। तो यहाँ पर हम 2 गुणे क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, बराबर I का मान यहाँ पर कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए I का मान साथियों हमको यहाँ पर अभी यहाँ पर मालूम नहीं है। तो हम क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम इधर लेके आएंगे।
तो ये आपका हो जाएगा साथियों 200, ये आपका आई 10 एम्पियर आपका आएगा, कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। भी का भी मान हमको रखना है, तो यहाँ पर भी आपका मान 200 रख देंगे, कितना 200, और गुण यहाँ पर हम आई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कीजिए, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 2 गुणे 1000 बराबर 200 गुणे आई आपका हो जाएगा। तो आई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 एम्पियर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य आप ऐसे कटा दीजिए, और ये आपका आ जाएगा साथियों, और ये आपका 10 दूरा के 20 हो जाएगा, इधर आएगा, तो ये आपका और 2 से भाग यहाँ पर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आपका आएगा, कितना 10 एम्पियर। और ये आपका साथियों 10 एम्पियर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन में सी दिया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का दिष्ट जनित्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि श्रेणी जनित्र का, या संट जनित्र का, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का। ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आर्क वेल्डिंग में आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या हो, जिसमें साथियों लैप कुंडलन का प्रयोग होता हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो दिया गया है, ये डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से वह मोटर बताएं जिसकी गति निर्भर पर अधिकतम होती है, जैसे कि संट मोटर है, श्रेणी मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। तो देखिए साथियों, इनमें से वह मोटर बताना है आपको कि जिसपे निर्भर पे सबसे अधिक यहाँ पर गति प्राप्त होती है, तो वो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है, जो कि भार प्रोपोर्शनल टू आपका आई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा डीसी मशीन का एक अंग नहीं है, जैसे कि स्टेपलाइजर हो गया, स्टेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, आर्मेचर कोर हो गया। तो देखिए इसमें स्टेपलाइजर जो दिया गया साथियों, ये जो हो गया डीसी मशीन का अंग नहीं है। बाकी जो स्टेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, और आर्मेचर कोर हो गया, ये डीसी मशीन का क्या है, ये अंग है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है, उसके अंतर्गत हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।